हेलो बच्चों, मैं मोहन सिंह राजपूत आज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे 12वीं क्लास की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का भाग 2 भारतीय इतिहास के कुछ विषय, और इसका 5वां अध्याय हमने पिछली कक्षाओं में शुरू किया था। कुछ भाग उसका पढ़ भी लिया था, जिसका नाम है यात्रियों के नज़रिए से। और हमने पिछली कक्षा में 3 मुख्य यात्रियों के बारे में चर्चा की थी। पहला यात्री था अल-बेरूनी, दूसरा था इब्न बतूता और तीसरा था फ्रांसवा बर्नियर। और हमने देखा था कि वो तीनों यात्री किस तरह भारत में जब उनको अनजानी चीज़ें दिखी, अनजाने बहुत सारे यहाँ रीति रिवाज और बहुत सारी चीज़ें दिखी, तो किस तरह उन्होंने उनको समझा, अनजाने को समझने की किस तरह उन्होंने कोशिश की थी। साथ ही पिछली कक्षा में हमने देखा था कि बर्नियर ने किस प्रकार बिना ठीक से सब कुछ जाने कह दिया था कि भारत में मुगल काल में निजी भूस्वामित्व का अभाव था और हर जगह उसने भारत को यूरोप की तुलना में निम्न दिखाने की कोशिश की है। आज की कक्षा में हम उसी 5वें अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे। इस छठे भाग में हम देखेंगे कि इन विदेशी यात्रियों ने भारत में रहने वाली महिलाओं के बारे में क्या विवरण लिखे हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं छठा भाग 5वें अध्याय का। तो देखिए, जो विदेशी यात्री हैं उन्होंने महिला, दासी, सती प्रथा और श्रमिकों के बारे में किस प्रकार का विवरण दिया है वो हम देखेंगे। तो हमने देखा कि जितने भी विदेशी यात्री थे जिन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत लिखे या अपने विवरण छोड़े हैं, वो मुख्यतः पुरुष थे। वो सभी के सभी लगभग पुरुष थे। मुख्यतः 3 यात्रियों की बात की तो तीनों वो पुरुष थे। तो उन्हें उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाली महिलाओं की स्थिति के बारे में विशेष रुचि थी, इसलिए उन्होंने विस्तार से विवरण दिया है महिलाओं के बारे में भी। तो देखते हैं महिलाओं के बारे में, श्रमिकों के बारे में, दासों के बारे में और साथ में सती प्रथा के बारे में क्या विवरण दिया है। तो देखिए, अधिकतर यात्री जिन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखे वो पुरुष थे, और पुरुष थे इसीलिए जिन्हें, उन विदेशी यात्री जो पुरुष थे जिन्हें महिलाओं की स्थिति का विषय रुचिकर व जिज्ञासापूर्ण लगता था, तो इसलिए उन्हें महिलाओं की जो स्थिति थी उपमहाद्वीप में उनकी विषय बड़ा रुचिकर और जिज्ञासापूर्ण लगा, इसीलिए महिलाओं के बारे में उन्होंने विवरण लिखे हैं। तो देखिए, कभी कभी वे सामाजिक पक्षपात को सामान्य मान लेते थे। जो विदेशी यात्री थे उन्होंने भारत में आके बहुत सारे सामाजिक पक्षपात देखे, तो वो उनको बड़े सामान्य से लगे। जैसे हम अभी बात करने वाले हैं कि इब्न बतूता ने यहाँ पर दास प्रथा देखी, उस दास प्रथा को उसने बड़ा ही सामान्य मान लिया था। अब दास प्रथा क्या होती है उसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, उस समय जब वो विदेशी यात्री आए थे, खास करके इब्न बतूता ने जिसका विवरण दिया है उसकी बात कर रहे हैं कि बाजारों में दास दासियां किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुलेआम बेचे जाते थे और नियमित रूप से भेंट स्वरूप भी दिए जाते थे। मतलब इब्न बतूता ने लिखा है कि ऐसी स्थिति थी कि जैसे आज के दिन बाजारों में वस्तुएं बिकती हैं, इसी तरह उस समय मनुष्य बिकते थे। उन्हें कोई भी खरीद के अपना गुलाम, अपना नौकर और अपना दास बना सकता था। और यहाँ तक भी जैसे आज हम एक दूसरे को उपहार में कुछ वस्तु देते हैं, तो उपहार में दास या गुलाम दिए जाते थे। ऐसा विवरण किस विदेशी यात्री ने दिया है? इब्न बतूता ने। तो इब्न बतूता कहता है कि दास बाजारों में खुलेआम बेचे जाते थे और एक दूसरे को उपहार के तौर पे भी दिए जाते थे। खुद इब्न बतूता ने भी सुल्तान, जब वो भारत में आया था तो सिंध से दिल्ली पहुंचा, तो उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? जब इब्न बतूता भारत यात्रा पे आया उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो खुद इब्न बतूता ने भी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को खुश करने के लिए जब उसके सामने वो उपस्थित हुआ तो उसे उपहार में कई सारे दास वगैरह दिए थे। देखिए, इब्न बतूता, स्वयं इब्न बतूता ने भी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को भेंट देने हेतु घोड़े व दास खरीदे थे और फिर उसे भेंट में दिए थे। इब्न बतूता ने तो ये तक भी कहा है, जो सुल्तान था, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, इसे तो दास रखने का विशेष शौक था और दासों के लिए एक अलग विभाग तक सल्तनत काल में इन्होंने बनाया हुआ था। इब्न बतूता के अनुसार दासों में काफ़ी विभेद हुआ करता था। इब्न बतूता कहता है कि दासों में भी काफ़ी विभेद हुआ करता था। अब विभेद किस तरह? कुछ साधारण दास होते थे
जिन्हें कोई विशेष कला उनको नहीं आती थी तो वो बड़ी सस्ते दामों में बिक जाते थे। कुछ विशेष दास होते थे जिन्हें कुछ ना कुछ कला आती थी, किसे हस्तशिल्प बनाना आता हो, या कुछ दासियां होती तो जिन्हें नृत्य गायन करना आता हो, तो उनकी विशेष कीमत होती थी। तो किसी ना किसी कला में जो निपुण दास होते थे उनकी विशेष कीमत होती थी, और जो साधारण दास होते थे उनकी कीमत भी कमी होती थी। तो दासों में भी विभेद हुआ करते थे। ऐसा कौन कह रहा है? इब्न बतूता कहता है कि सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां संगीत और गायन में कुशल या दक्ष हुआ करती थी। कुछ दासियां ऐसी होती थी जो संगीत और गायन कला में बड़ी दक्ष होती थी और वो सुल्तान की सेवा में नियुक्त होती थी, तो उनकी कीमत भी विशेष होती थी क्योंकि वो किसी कला में निपुण है। तो दासों में भी विभेद हुआ करते थे, जो किसी कला में निपुण है उनकी ज़्यादा कीमत, और जो साधारण है उन्हें घरेलू कार्यों में लगाया जाता था उनकी कीमत भी साधारण ही होती थी। आगे कहता है कि अमीरों पर नजर रखने हेतु सुल्तान दासियों को नियुक्त करता था। इब्न बतूता कहता है कि सुल्तान जो है, सुल्तान किसकी बात कर रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक। वो अमीरों पर नजर रखने के लिए भी दासियों को नियुक्त करता था। इसका क्या तात्पर्य हुआ? अमीरों पर नजर रखने हेतु, यहाँ अमीर कौन है? जो सुल्तान है उसके अधिकारियों को अमीर कहा गया है। सुल्तान है और उसके बहुत सारे अधिकारी, उसके मंत्री वगैरह, उसके सेनापति, सभी उनको अमीर कहते थे उस समय। तो सुल्तान को लगता था कि मेरे अधिकारी कभी ना कभी मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं, इसीलिए वो बहुत सारी जो सुंदर दासियां होती थी उनको अपने अमीरों को भेंट दे दिया करता था, उपहार में अमीरों को दे दिया करता था, और फिर वो दासियां उस अमीर की सारी सूचना किसको पहुंचाती रहती थी? सुल्तान को। तो अमीरों पर नजर रखने के लिए भी सुल्तान किसको नियुक्त कर दिया करता था? दासियों की नियुक्ति की जाती थी। आगे बताता है कि दासों का उपयोग घरेलू श्रम में भी किया जाता था। ऐसे दास जिनको कोई विशेष कार्य नहीं आते थे, किसी कला में निपुण नहीं होते थे, उनको घरेलू काम में लगा के रखा जाता था। पालकी या डोले में महिलाओं व पुरुषों को लाने ले जाने का कार्य भी दास करते थे। जैसे कि आप देखते हो कि आजकल तो गाड़ी वगैरह है जिसमें लोग आते जाते हैं। पहले जो अमीर वर्ग के लोग होते थे उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उनकी रानियों को, बेगमों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए डोली या पालकियां होती थी। तो जो उनको उठा के चलते थे वो भी कौन होते थे? दास या गुलाम ही होते थे। तो डोली और पालकियों को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी किनको काम में लिया जाता था? दासों को, गुलामों को। घरेलू दासों की कीमत बहुत कम होती थी क्योंकि वो साधारण होते थे, विशेष किसी कार्य में वो निपुण होते नहीं थे। अधिकांश परिवार दास रखने में समर्थ होते थे और कम से कम 1-2 दास तो रखते ही थे। कहते हैं कि लगभग सभी परिवार दास रखते थे। कितना भी गरीब परिवार हो, 1-2 दास तो वो भी रख ही लेता था अपने घरेलू कार्यों के लिए। फिर कहता है, अब दासियों के बारे में बात करता है। इब्न बतूता अपने वर्णन में बताते हैं। अब दासियों के बारे में इब्न बतूता ने क्या बताया है, और आगे पढ़ते हैं कि सम्राट हर छोटे बड़े अमीर के साथ अपने दास को रखता था जो सम्राट के लिए जासूसी का कार्य करते थे। मतलब इस तरह दास और दासियां सम्राट अपने अमीरों के आसपास नियुक्त कर देता था कि वो अमीरों की हर गतिविधि पर नज़र रखते थे और गुप्तचरी का काम करके सुल्तान को उनकी सूचना पहुंचा देते थे। वह महिला सफाई कर्मियों को भी नियुक्त करता था जो बिना बताए घर में घुस जाती थी और वो दासियों से सूचना प्राप्त कर लेती थी। तो समझिए कि जैसे किसी दासी को अमीर के महल में, अमीर के घर में नियुक्त कर दिया कि तुम इसकी दासी बन के रहोगी और सारी सूचनाएं इकट्ठी करती रहोगी, लेकिन वो दासी तो घर से बाहर जा नहीं सकती, इसलिए कुछ ऐसी दासियां भी होती थी जो सफाई कर्मी का काम करती थी और किसी भी महल में सफाई कर्मी के बहाने से वो घुस जाती थी और दासी से सारी बात पूछ के और सुल्तान तक वो सारी सूचनाएं पहुंचा देती थी। तो कहने का मतलब ये है कि दासियों को गुप्तचरी के कार्य में भी लगाया जाता था, ऐसा इब्न बतूता विवरण हमें दे रहा है। दासियों को लूट हमलों व अभियानों के दौरान बलपूर्वक प्राप्त किया जाता था। अब ये दास और गुलाम आते कहाँ से थे, ये कौन होते थे? तो समझिए
जब किसी सुल्तान की सेना किसी दूसरे शहर कस्बे, किसी दुश्मन के शहर या कस्बे पे हमला करती थी तो दुश्मन की सेना को हराने के बाद बहुत सारे सैनिकों को बंदी बना के ले आती थी, बहुत सारे साधारण लोगों को बंदी बना के ले आते थे और उनको बाजार में ला के बेच दिए जाते थे। बस वही कौन होते थे? दास व गुलाम। तो वही बात कर रहे हैं कि लूट व हमले व सैनिक अभियानों के दौरान उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ के लाया जाता था लोगों को और बाजार में बेच दिया जाता था, फिर उन्हें दास बना लिया जाता था। आगे देखिए, बर्नियर के बारे में बात आ रही है और बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में क्या वर्णन किया है। पहले आप समझिए कि सती प्रथा होती क्या है। पहले ये परंपरा हमारे मध्यकाल में हमारे समाज में ये बुराई आ गई थी सती प्रथा की। इसमें क्या होता था, अगर पति की मृत्यु हो गई तो पत्नी अक्सर उसके साथ उसकी चिता पे बैठ के जिंदा जल जाती थी। बस इसी को सती कहते थे कि अपनी पति की मृत्यु के बाद पत्नी का जिंदा जल जाना उसकी चिता के साथ ही, ये सती प्रथा कहलाती थी। शुरुआत में ये मनमर्जी से होती थी लेकिन बाद में एक सामाजिक बुराई बन गई थी और ज़बरदस्ती औरतों को अपने पति की चिता के साथ जलने के लिए मजबूर किया जाता था और ऐसा ही एक विवरण बर्नियर ने भी दिया है। तो देखिए, सती प्रथा के वर्णन को बर्नियर ने मुख्य रूप से चुना है। बर्नियर ने सती प्रथा के विवरण को मुख्य रूप से चुना है। सती प्रथा में कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को चुन लेती थी तथा अन्य को सती होने के लिए बाध्य किया जाता था। बर्नियर कह रहा है कि हाँ, कुछ महिलाएं ऐसी होती थी जो अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से मृत्यु को वरण कर लेती थी, अग्नि में बैठ के अपने प्राण त्याग देती थी। लेकिन बहुत सारी महिलाओं को जबरदस्ती सती होने के लिए बाध्य किया जाता था और ऐसा ही एक आंखों देखा विवरण बर्नियर हमें अपने यात्रा वृतांत में बताता है। तो देखिए, सती बालिका के बारे में क्या विवरण बर्नियर ने अपने यात्रा वृतांत में हमें बताया है। तो देखिए, बर्नियर के वृतांतों में लाहौर की घटना का वर्णन सबसे मार्मिक है और उसके अनुसार, मतलब बर्नियर जब भारत में घूम फिर रहा था तो लाहौर में उसने एक ऐसी घटना देखी कि एक बहुत ही कम उम्र की बालिका है, 12 वर्ष की बालिका है और उसका पति मर गया है। तो पति को जलाया जा रहा है और साथ में उस बालिका को सती होने के लिए ज़बरदस्ती मजबूर किया जा रहा है और उसे नशे की हालत में ज़बरदस्ती पकड़ के खींच के पति की चिता पे बिठा दिया गया, हाथ वगैरह उसके बांध दिए गए और उसे जिंदा जला दिया गया। बड़ी ही मार्मिक घटना थी और बर्नियर कह रहा है कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता था उसे बचाने के लिए, लोगों की इतनी भीड़ थी। तो ये एक बड़ा ही मतलब एक दृश्य दिखाया है उसने हमें अपने यात्रा वृतांत में कि सती प्रथा के बारे में। तो देखिए, बर्नियर ने लाहौर में 12 वर्ष की एक सुंदर अल्पवयस्क विधवा को सती होते देखा था और उसी का विवरण अपने यात्रा वृतांत में लिखा है। यात्रा वृतांत का नाम क्या था? ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। उसमें लिखा है, तो क्या लिखा है? उस भयानक नर्क की ओर जाते समय वह असहाय बच्ची जीवित से अधिक मृत प्रतीत हो रही थी। मतलब उसकी हालत, वो इतनी डरी हुई थी, इतनी सहमी हुई थी, वो चिता की तरफ जाना नहीं चाहती थी, तो वो जीवित तो लगी नहीं रही थी, जबरदस्ती उसको खींच के ले जा रहे थे कुछ घर की बड़ी महिलाएं और कुछ लोग उसे खींच के ले जा रहे थे। तो जीवित से ज़्यादा तो मृत प्रतीत हो रही थी वो। फिर कह रहा है, वो कांपते हुए बुरी तरह रो रही थी, डर रही थी कि मुझे आग में जलाया जाएगा, जबरदस्ती सती किया जाएगा। तो इस तरह वो बुरी तरह रोते हुए कांप रही थी। कुछ लोग उसे जबरदस्ती पकड़कर उस घातक स्थान की ओर ले जाकर लकड़ियों पर बिठा देते हैं। तो कुछ लोग और महिलाओं ने, घर की बड़ी महिलाओं और कुछ लोगों ने जबरदस्ती उसे पकड़ के उस घातक स्थान की, जहां पर आग जलानी है, पति का शरीर रखा हुआ है, उस चिता की तरफ ले जा रहे हैं और जबरदस्ती उसे लकड़ियों पर बिठा दिया गया है। उसके हाथ पैर बांध दिए ताकि वह भाग न पाए। इस स्थिति में उस मासूम को फिर जिंदा जला दिया गया। तो ये एक सती प्रथा के बारे में विवरण दिया है बर्नियर ने। और जैसा कि बच्चों आपने कहीं ना कहीं पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि इस सती प्रथा को समाप्त करने के लिए फिर अभियान छेड़ा था राजा राम मोहन राय ने। और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से फिर 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा निषेध कानून भी बनाया गया था और फिर सती किसी को जलाना, जबरदस्ती सती होना ही गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था।
तो वर्तमान में लगभग हमारे समाज में सती प्रथा जैसी बुराई नहीं है, ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिलती है। उस समय बड़ी ही विभत्स घटना होती थी ये, किस तरह एक 12 वर्ष की बालिका को अपने पति के साथ जिंदा जला दिया गया था जबरदस्ती, और इसका आंखों देखा वर्णन बर्नियर ने दिया है। इस विवरण में जरूर कुछ ना कुछ सच्चाई हो भी सकती है। बर्नियर की पुस्तक के बारे में पिछली कक्षा में भी हमने पढ़ा था कि वो हर जगह भारत को फ्रांस और यूरोप के मुकाबले निम्न दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर अन्य लेखकों ने भी कई जगह सती प्रथा की ऐसी घटनाओं का वर्णन किया है। इसका मतलब प्राचीन भारत में या मध्यकालीन भारत में इस तरह की घटनाएं होती थी। आगे बात करें, इब्न बतूता कहता है कि मैं अपनी भावनाओं को दबाने में और उसके कोलाहलपूर्ण तथा व्यर्थ के क्रोध से बाहर आने से रोकने में असमर्थ था, मतलब कुछ भी करने में असमर्थ था, ऐसा वो कहता है। तो आगे देखिए, काल रेखा, कुछ यात्री जिन्होंने यात्रा वृतांत छोड़े। अब हम देख रहे हैं हमारी जो पुस्तक है जिसका 5वां पाठ है, उसके बाद में काल रेखा दी हुई है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, काल रेखा, कुछ यात्री जिन्होंने यात्रा वृतांत छोड़े, मतलब बहुत सारे यात्री भारत में भ्रमण पर आए थे और उन्होंने अपनी किताबें लिखी थी। तो ऐसे कुछ यात्रियों के बारे में, और वो कब से कब तक लगभग भारत में आए होंगे ऐसा बताया गया है। जैसे एक यात्री है मोहम्मद इब्न अहमद अबू रेहान अल बैरूनी, तो इसका पूरा नाम है, लेकिन ये नाम जो आप जानते हो अल बैरूनी, और ये कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से भारत में आया था। कब आया था? तो देखो 10वीं 11वीं शताब्दी में ये भारत में आया था। मतलब अल बैरूनी का जो यात्रा वृतांत है किताब उल हिंद, उसमें कौन सी शताब्दी के भारत के दर्शन हमें होते हैं? तो 10वीं 11वीं शताब्दी के। ये लगभग 973 से 1048 ईस्वी तक जीवित रहे थे और इसी दरमियान ये जरूर भारत में आए होंगे। कौन? अल बैरूनी। अब 13वीं शताब्दी में कौन आता है भारत में? तो उसका नाम है मार्को पोलो, जो कि इटली के थे। उन्होंने भारत और चीन की यात्रा की थी, और हमने अपने अध्याय के दौरान जब पाठ पढ़ रहे थे उसमें बात भी की थी कि मार्को पोलो ने जो भारत और चीन का वृतांत लिखा है उसकी तुलना इब्न बतूता के वृतांत से की जाती है। इब्न बतूता के चीन और भारत के वृतांत की तुलना मार्को पोलो से की जाती है। इब्न बतूता से पहले कौन आए थे? मार्को पोलो। और ये लगभग कब आए होंगे? 1254 से 1323 के बीच लगभग ये आए होंगे। कुल मिला के 13वीं शताब्दी में इटली से मार्को पोलो भारत और चीन की यात्रा पर आए थे। 14वीं शताब्दी में आते हैं इब्न बतूता। कहाँ से आए थे? मोरक्को से आए थे। कौन सी किताब लिखी थी? अरबी भाषा में रिहला। किस सुल्तान के समय भारत पहुंचे थे? मोहम्मद बिन तुगलक के समय, और उन्होंने इनको दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। तो ये कब आए थे? 1304 से 1377 के बीच लगभग भारत में आए थे। 15वीं शताब्दी में कौन आए थे? अब्दुल रज्जाक। पूरा नाम देखो, अब्द उल रज्जाक कमाल उल बिन इब्न इसहाक अल समरकंदी। तो समरकंद से आए थे, मध्य एशिया में जगह है समरकंद, वहाँ से आए थे। नाम क्या है? अब्दुल रज्जाक। और हमने अपने अध्याय के दौरान बात की थी कि अब्दुल रज्जाक ने भारत में विजयनगर साम्राज्य का विस्तार से वर्णन किया है अपनी पुस्तक में। ये लगभग भारत में आए थे 15वीं शताब्दी में, मतलब 1413 से और 1482 के आसपास, इसके दरमियान, इस बीच ये भारत की इन्होंने यात्रा की थी। आगे है अफानासी मिकिनिच निकित, 15वीं शताब्दी में रूस से आए थे और इन्होंने भारत में कई वर्ष बिताए थे, शायद 1466 से 1472 के बीच का समय इन्होंने बिताया हो। तो हम पढ़ रहे हैं काल रेखा, कुछ यात्री जिन्होंने भारत के बारे में वृतांत छोड़े हैं उनके बारे में। और देखें कुछ यात्री, तो 16वीं शताब्दी में आता है जो प्रसिद्ध यूरोपीय यात्री जिसका हमने अध्याय के दौरान भी जिक्र किया था, वो था बारबोसा, और पुर्तगाल के थे। 1521 में इनकी मृत्यु हुई, तो शायद उससे पहले ये भारत में आए होंगे, और लगभग 1518 में इन्होंने भारत की यात्रा की थी। मतलब 16वीं शताब्दी में यूरोपीय यात्री जो पुर्तगाल के थे बारबोसा भारत आए थे और उन्होंने अपना वृतांत छोड़ा है। अगला है सैयद अली रईस, जो तुर्किस्तान या तुर्की से आए थे और लगभग 1562 से कुछ पहले आए होंगे, क्योंकि 1562 में इनकी मृत्यु का वर्ष हमें मिलता है। अगला है अंतियोक मोन्सरेट, स्पेन से आए थे अंतियोक मोन्सरेट, और ये 1536 से 1600 के दरमियान ये भारत में आए होंगे और इन्होंने भी अपना यात्रा वृतांत छोड़ा है।
17वीं शताब्दी में आने वाले यात्री देखो कौन कौन से हैं। तो 17वीं शताब्दी में आने वाले यात्री है मोहम्मद वली बल्खी, जो बल्ख से आए थे और भारत के बारे में यात्रा वृत्तांत इन्होंने छोड़ा है। पीटर मुंडी, जो इंग्लैंड से आए थे, 17वीं शताब्दी में भारत भ्रमण पे आए थे। जॉन बैप्टिस्ट तेवर्नियर, जो एक जोहरी थे, जो फ्रांस से आए थे। और एक है फ्रांसवा बर्नियर, जो फ्रांस से आए थे और इन्होंने 1620 से 1688 के दरमियान भारत की यात्रा की थी। तो ये हमने देखे कुछ काल रेखा, और काल रेखा में हमने देखा है जो यात्री भारत भ्रमण पे आए थे और जिन्होंने यात्रा वृत्तांत छोड़े। तो उम्मीद है बच्चों आज की कक्षा आपको पसंद आई होगी। ये अध्याय हमने पूरा कर लिया है। अगले अध्याय में हम इस अध्याय से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।